द सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1 Q2 Qn फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ये स्टेटमेंट क्या है प्रिंसिपल का, ये समझ लीजिए पहले कि Q1 पे अगर बहुत सारे चार्जेस की वजह से फोर्सेस लग रहा है, ये सिस्टम ऑफ चार्जेस है बेसिकली, तो एक Q1 पर Q2 भी लगाएगा, Q3 भी लगाएगा। तो ये कह रहा है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। ठीक है, एंड टोटल फोर्सेस ऑन एनी चार्ज पार्टिकल विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। दो बातें हैं कि एक Q1 पर Q2 के कारण फोर्स के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ही रहेगा, बाकी की प्रेजेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। और किसी भी चार्ज पार्टिकल पर जो नेट फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। तो बस इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोल देते हैं, बहुत नॉर्मल सी बात। ठीक है ना, बट इसके कारण कोई डिफेक्ट तो प्रोड्यूस नहीं होता है, ये सब कंफर्म करने के बाद ये स्टेटमेंट दिया गया है। शुरू में जब बना होगा तब डायरेक्टली थोड़ी नहीं बोल सकते, हो सकता है Q3 ने आके इसको चेंज कर दिया, ठीक है ना, कुछ हो जाता, बट ऐसा नहीं होता है। Q1 Q2 के बीच का फोर्स हमेशा बाकी की प्रेजेंस से अनफेक्टेड रहता है, और किसी भी एक पर नेट फोर्स विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा किसी को? तो इस प्रिंसिपल को अप्लाई करके हम ये निकालते हैं इस तरह की चीजें। देखिए आप, 3 पॉइंट चार्जेस हैं एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल प्लेस्ड हैं वो साइड ए के, तो फाइंड आउट रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन एनी वन ऑफ द चार्जेस। इस तरह से प्लेस्ड है, मान लो क्यू चार्ज क्यू चार्ज क्यू चार्ज, तीनों ट्राइंगल के एक एक कॉर्नर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, आपको किसी भी एक चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है, मान लो इस चार्ज पर बीच की डिस्टेंस कितनी है, इनकी साइड कुछ ए मान लेते हैं, ए साइड का ये ट्राइंगल है। ठीक है ना, ए साइड का ट्राइंगल है, तो किसी भी एक चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स कैसे लिखेंगे आप? तो क्या करेंगे, देखिए आप, इसके कारण क्या होगा, सबको क्लियर है बेटा? किसी ने बिल्कुल ना पढ़ी हो उसके लिए भी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ये मत समझिए कि कुछ पढ़े हुए बच्चों को समझ में आएगा। मैं तो बिल्कुल जीरो मान के पढ़ाता हूँ हमेशा। ठीक है ना, तो आपका ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, तो आपका क्यू क्यू, तो मैंने कई बार, ये आपका एफ क्यू के कारण, दूसरे क्यू के कारण, तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, ये भी दिख रहा होगा आपको। ठीक है ना, ये वाला चार्ज पार्टिकल इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज पार्टिकल इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। और K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से आप मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लिख सकते हैं क्या, K Q1 Q2 अपॉन K Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब आपको पता है कि अगर इक्वल फोर्सेस हो और उनके बीच का एंगल गिवन हो, तो आप डायरेक्टली याद रख लो बेटा कि इक्वल फोर्स लग रहे हैं एफ और एफ। अगर नहीं है किसी को, तो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है। ये रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, ये रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा 2F cos α/2 हो जाएगा। ये रिजल्टेंट फोर्स 2F cos α/2 तो वैसे यहाँ कर लेंगे, इसमें क्या है। ठीक है ना, 3 पॉइंट चार्जेस से तो प्लेस है इक्विलेटरल ट्राइंगल पे, तो दोनों फोर्सेस की एफ की वैल्यू यही आ जाएगी, कूलॉम्स लॉस। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आ गया, डायरेक्शन क्या होती है, एक तो रिजल्टेंट, अब इक्वल मैग्नीट्यूड है तो रिजल्टेंट जो होता है एंगल वाई सेक्टर के अलॉन्ग होता है। तो ये जो एंगल होंगे दोनों कितने होंगे, α/2 α/2 होगा। तो इस तरह इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा, तो रिजल्टेंट का एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ से भी 30, इससे भी 30 होगा। तो डायरेक्शन मिल गई आपको, रिजल्टेंट फोर्स की सिंपल वेक्टर एडिशन है और कुछ नहीं है। और मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो आप क्या कर देंगे, 2F cos α/2 60/2 कर देंगे, 2F cos 30 √3/2, कितना आ गया, √3F आपका आंसर। ठीक है, तो एफ की वैल्यू पुट कर दीजिए, √3 KQ² अपॉन ए स्क्वायर आंसर। यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या बेटा, किसी तरह की कोई परेशानी तो आप मुझे बताइए, बिल्कुल बात क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चल रहे हैं इसकी, इस तरह से। हाँ, फिर ये वाली कंसेप्ट देखिए आप, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म।